नमस्कार दोस्तों, कायल हिंदी एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पहले स्वर संधि पढ़ ली थी, तो स्वर संधि में हमने पांचों भेद उसके पढ़ लिए थे स्वर संधि के। तो उसके हमने उदाहरण देख लिए थे और जो अपवाद थे उनके बारे में भी अध्ययन किया था। आज हम लेते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में देखिए दोस्तों, क्या होता है, हमने पढ़ा था स्वर संधि में, संधि के शुरुआत में हमने पढ़ा था कि संधि किस तरह से होती है, कितने प्रकार की होती है और कितने प्रकार की क्यों होती है। तो हमने पढ़ा था, एक तो थी स्वर संधि और एक बताए थे हमने व्यंजन संधि, और तीसरी हमने ली थी विसर्ग संधि होती है। तीसरी विसर्ग संधि, पहली, दूसरी और तीसरी, ये तीन संधियां, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। तो हमने विसर्ग संधि अच्छी तरह से पढ़ ली है, जिसमें उसके उदाहरण भी देख लिए और अपवाद भी हमने देख लिए हैं, कौन कौन से उदाहरण है इसके और कौन कौन से अपवाद है। आज हम लेते हैं व्यंजन संधि को। तो हमने देखा था ये संधि किस प्रकार से होती है, प्रथम पद और द्वितीय पद, या प्रथम पद और अंतिम पद, इनमें प्रथम पद प्लस द्वितीय पद कौन कौन से होते हैं। देखिए इसमें हमने पढ़ा था हमने कि स्वर प्लस स्वर, यानी स्वर योग स्वर होगा तो कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। तो इसके हमने 6 जोड़े बनाए थे, आपको याद हो तो स्वर 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 के बाद में हमने बनाया था स्वर प्लस व्यंजन, और उसके बाद में व्यंजन योग स्वर, और उसके बाद है व्यंजन योग व्यंजन। फिर हमने बनाया था विसर्ग योग स्वर और विसर्ग योग व्यंजन। ये दोस्तों हमने 6 जोड़े बनाए थे, 1 2 3 4 5 और 6। ये स्वर संधि में क्या होता है, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, स्वर। और व्यंजन संधि में ये 3 आए कि किसी भी तरफ, चाहे प्रथम पद में के अंत में या द्वितीय पद के प्रथम में, शुरुआत में अगर स्वर हो, यदि स्वर हो तो कौन सी संधि होगी, स्वर। ये व्यंजन हो तो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि कहलाएगी। तो देखिए यहाँ पर व्यंजन है, यहाँ पर इसमें व्यंजन है और यहाँ पर व्यंजन है, तो ये कौन सी संधि हमने पढ़ी थी, व्यंजन संधि। हमने प्रथम पद और द्वितीय पद के जोड़े किए थे, और ये किसी भी तरफ अगर विसर्ग हो तो ये कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। इतनी बात का दोस्तों हमने अध्ययन कर लिया था, यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब देखते हैं व्यंजन संधि। ये होगी अपने स्वर, दोनों तरफ स्वर हो तो कौन सी हो जाएगी, स्वर संधि। अगर दोनों में से एक तरफ भी अगर व्यंजन आ गया तो हो जाएगी व्यंजन संधि, और दोनों में से अगर एक तरफ भी विसर्ग आ गया तो हो जाएगी विसर्ग संधि। यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे देखिए दोस्तों, स्वर संधि के तो हमने भेद पढ़े थे, 5 भेद पढ़े थे, और अब इसमें व्यंजन संधि में कोई भेद नहीं होता है दोस्तों। व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता है, व्यंजन संधि में कोई भेद नहीं होता है, अर्थात यूं कहो तो व्यंजन संधि का या व्यंजन संधि में कोई भेद नहीं होता है, अर्थात कोई प्रकार नहीं होते। व्यंजन संधि के कोई प्रकार नहीं होते, तो क्या होता है इसमें, इसमें होते हैं दोस्तों नियम। इसमें नियम होते हैं, जिस प्रकार से हमने पढ़ा था यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, ये पढ़े थे हमने उस समय। तो इसमें ये नहीं होंगे, सिर्फ इसमें नियम होंगे। नियम क्या क्या होंगे उनकी हम चर्चा करेंगे। तो नियमों से पहले मैं आपको कुछ पारिभाषिक जो शब्दावली है इसमें काम आएगी, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी पारिभाषिक शब्दावली होती है इसमें। तो देखिए दोस्तों, एक तो होता है आदेश। आदेश से क्या संबंध होता है, ये पारिभाषिक शब्दावली है। इसमें
हम पढ़ेंगे। इसे आदेश होता है एक होता है आगम और एक होता है लोप, उसके बाद होता है प्रकृति भाव। ये क्या चीज होती है? संधि में हमें बार बार ये शब्द सुनने को मिलेंगे, तो इनमें होता क्या है? क्योंकि मैं कहूंगा यहाँ पर चागम हो गया, या फिर कहूंगा गयादेश हो गया, या गयादेश हो गया, और फिर कहूंगा स्वर का लोप हो गया, या स्वर रहित व्यंजन का लोप हो गया, तो आप समझोगे ये हो क्या रहा है। तो बता देता हूं आपको मैं, आदेश क्या होता है। आदेश में दोस्तों ये होता है कि वर्ण को बदलकर लिख दिया जाता है। वर्ण होता है इसमें, लेकिन उसको बदलकर लिख दिया जाता है, वर्ण को ही चेंज कर दिया जाता है। देखिए, वर्ण को बदलकर लिख देना, वर्ण को क्या कर दिया जाता है? बदलकर लिख दिया जाता है इसमें। तो वर्ण को चेंज कर दिया जाता है इसमें, तो वो क्या हो जाता है? आदेश कहलाता है इसमें। दूसरा देखिए, जैसे मैं लिख दूं आपसे यहाँ पर, जैसे एक उदाहरण दे देता हूं आपको, वाक प्लस जाल, क्या होगा इसका? वाक जाल, वाक जाल। तो ये कै की जगह क्या आ गया यहाँ पर? क्या आ गया यहाँ पर? कै की जगह, स्वर रहित कै की जगह क्या आ गया? ये गयादेश हो गया था। कै की जगह क्या हो गया? गए। तो दोस्तों ये क्या हो गया? देखिए, आदेश हो गया वर्ण को बदलकर लिख देना। ये कै वर्ण है अपने पास में, इसको बदलकर हमने लिख दिया, तो क्या हो गया? आदेश हो गया। कि कै का आदेश क्या हो गया? गयादेश हो गया इसमें, इसको कहते हैं आदेश। ये बार बार शब्द अपने काम में आएंगे, हम बोलेंगे इनको, तो आप इनको ध्यान में रखना क्या हो रहा है यहाँ पर। फिर होता है दोस्तों आगम। आगम का क्या होता है? कोई नया वर्ण, कोई नया वर्ण आना, कोई नया वर्ण आ जाना। अब नया वर्ण कैसे आता है? नया वर्ण देखिए, यहां पर समझ में आ गया आपको कि कै का क्या हो जाता है? गय हो जाता है। अब नया वर्ण कैसे आता है? देखिए, जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं आपको, संस्कृत या सम प्लस कृत, सम प्लस कृत हो गया। अब अगर हम इसको देखेंगे, शब्द बनाएंगे, इसका संधि करेंगे, इसकी ये विच्छेद संधि करेंगे, तो क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। तो यहां पर नया वर्ण क्या आ गया है? स, जो आधा स जिसको बोलते हैं, स्वर रहित स जिसको बोलते हैं, ये आ गया इसमें, नया वर्ण आ गया। तो नया वर्ण आने को क्या कह देते हैं हम? आगम कह देते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे सम, स प्लस मैं योग क्रि योग तय, तो यहां पर स है, वो क्या बन जाएगा? अनुस्वार बन गया, आगे हो गया कृत, ये हो गया। अब देखिए, स हो गया, इसके ऊपर क्या चला जाएगा? अनुस्वार चला जाएगा। फिर यहां पर हो गया आगम, इसे स्वर का, तो इस तरह से कौन सा शब्द बन गया अपने पास में? संस्कृत बन गया। उसी तरह से संस्कृत की तरह जैसे परिष्कृत है ये शब्द, उसमें स का आगम होता है। जैसे नमस्कार है, उसमें भी स का आगम हो जाता है। तो क्या हो गया? इस समझ गए? मेरे कहने का मतलब ये था कि आगम क्या होता है? कि कोई नया वर्ण आ जाना। तो नया वर्ण यहाँ पर कौन सा आ रहा है? स आ रहा है, तो नया वर्ण आ गया यहाँ पर। और आदेश का मतलब क्या था? उसी वर्ण को चेंज कर देना। अब दोस्तों लोप, लोप में क्या होता है? वर्ण का लोप हो जाना, डिलीट हो जाना या हटा देना, जिसको बोलते हैं हम वर्ण का हट जाना। वर्ण को हटा देना, या बोलते हैं हम सीधा सी भाषा में डिलीट कर देना। वर्ण को क्या कर देना? डिलीट कर देना, यहां से हटा देना, तो वो हो जाता है लोप। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, इसको देखिए, प्रकृति भाव होते हुए एक बार देखिए, अब डिलीट कर देना या हटा देना। जैसे मैं शब्द आ रहा है कि यौवन प्लस वाणी, ये शब्द अपने पास में, तो इसको देखिए अलंत है न, तो हम क्या लिखेंगे इसको? युव वाणी। इसका लोप हो गया यहाँ पर, इसको बोलते हैं लोप। अर्थात
वर्ण को हटा देना। अगर हम यदि हम संधि करेंगे इसमें तो वर्ण को हटा दिया जाता है, वही क्या हो जाता है, लोप। जैसे और भी शब्द देखें हम तो युवन प्लस अवस्था, युवन प्लस अवस्था, तो ये हट जाएगा इसमें और ये ए इसमें जुड़ जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, युवावस्था। कौन सा हो गया, युवावस्था। तो ये 3 शब्द है और एक है प्रकृति भाव। चौथा है अपना प्रकृति भाव। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्या, प्रकृति भाव। इसमें दोस्तों जैसे बोलते हैं अंग्रेजी में एज इट इज, यानी जैसा है वैसा ही रह जाता है, अर्थात तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा वर्ण है वैसा का वैसा ही हो जाएगा, जैसा संधि है वैसा ही उसका विच्छेद हो जाएगा। जैसे देखिए मैं एक शब्द लिखता हूं, प्रातः काल, इसमें बीच में सब योग का चिन्ह लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा फिर, प्रातः काल। ये ऐसा का शब्द बन गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ इसमें, क्योंकि प्रकृति भाव की है संधि होती है और एकमात्र संधि होती है इसमें। विसर्ग संधि में एकमात्र, विसर्ग संधि एकमात्र ऐसी संधि है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है यहाँ पर, तो भी वो क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। जबकि संधि की परिभाषा क्या लिखी है हमने, कि 2 वर्णों के बीच में 2 वर्णों का मेल हो और उनमें कोई विकार उत्पन्न हो तो ही हम उसको क्या कह देते हैं, संधि कहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2 वर्ण तो मिल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन क्या हो रहा है, विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, फिर भी क्या कहलाती है, ये संधि कहलाती है, विसर्ग संधि कहलाती है। तो यह होता है दोस्तों प्रकृति भाव, इसको कहते हैं प्रकृति भाव, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होना। तो यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा है। और एक देखिए शब्द मनय कामना, मनय योग कामना, ये भी ऐसा कैसा ही लिखा जाएगा, मनय कामना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लाइन टूट रही है ऊपर से, यहाँ देखिए क्यों, आप सोचा कि दो शब्द है, 2 नहीं, ये एक ही शब्द है। मैंने बताया था आपको कि जो गुंडी वाले वर्ण होते हैं, जैसे ये थ, ये ध और विसर्ग, इनके ऊपर से यहाँ से शिरोरेखा नहीं गुजरती है, यहाँ से शिरोरेखा नहीं गुजरती है, इस कारण से इनको क्या कह देते हैं हम, एक ही होते हैं। हालांकि आपको लगते हैं अलग अलग है, लेकिन है क्या, एक ही है ये। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी कि प्रकृति भाव में मात्र ये एक ही ऐसा नियम है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, और वो फिर भी क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। तो अब हम दोस्तों शुरू करेंगे संधि। तो व्यंजन संधि में हमने बात कर ली थी कि इसमें कोई प्रकार तो होते नहीं है, और हम नियमों के आधार पर इसको पढ़ेंगे, इसमें नियम होंगे। तो नियम दोस्तों लगभग इसमें कितने हम बनाएंगे उतने ही बन जाएंगे, लगभग 20, 22, 24 या इतने नियम इसमें होते हैं, करीब करीब 24 नियम या 23 नियम होते हैं इसमें। हम नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम पहले पढ़ते हैं नियम 1। तो 1 नंबर नियम में होता है क्या है कि जो वर्ग, प्रथम वर्ग या प्रथम पद जिसको बोल देते हैं हम, यदि वर्ग के प्रथम पद के वर्ण के साथ, यदि वर्ग के प्रथम पद के वर्ण के साथ सघोष वर्ण का योग हो तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे या तीसरे वर्ण में बदल जाता
है। तो क्या दोस्तों देखिए, यदि वर्ग के प्रथम पद के वर्ण के साथ जो वर्ग का होगा, जो प्रथम वर्ण होगा, प्रथम पद जो पहला पद होता है इधर संधि में, उसका वर्ग का जो प्रथम वर्ण होगा उसमें, तो यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ, प्रथम पद के वर्ण के साथ, या प्रथम पद मान लीजिए, प्रथम पद मान लीजिए आप, प्रथम पद है, यदि वर्ग के प्रथम पद, वर्ग हो गया उसका प्रथम वर्ण के साथ, पद तो स्वसंधि में हो जाएगा। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ, जब प्रथम वर्ण कितने होते हैं, सॉरी वर्ग कितने होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। जैसे क ख ग घ ङ, इनको बोलते हैं 5 वर्ग वाली लाइन। वर्गीय व्यंजन जो हमने बताया था मैंने आपको, कैसे लेकर मैं तक कितने होते हैं, वर्गीय व्यंजन होते हैं 5। इनमें 1 2 3 4 5 ऐसे अक्षर होते हैं। जैसे क 1 नंबर पर आ गया, फिर ख 2 नंबर पर, फिर ग 3 नंबर, इस प्रकार से ये 5 वर्ग बताए थे मैंने। तो देखिए, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ, तो वर्ग है इसका प्रथम वर्ण क्या हो गया, क के साथ सहघोष प्लस सहघोष हो का योग हो, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण, ये प्रथम पद है, इसका अंतिम वर्ण संधि में करेंगे ना, प्रथम पद का अंतिम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ये वाला जो अंतिम होगा पहला, ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। पहला क्या हो गया, क, और तीसरा क्या हो गया, ग, अर्थात ये इसमें बदल जाएगा। यदि आगे सहघोष हो तो अंतिम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, सहघोष। लेकिन यहां पर 5वां वर्ण छोड़कर, ये बात ध्यान में रखनी है आपको दोस्तों, 5वां वर्ण छोड़कर, अगर 5वां वर्ण यहां पर आएगा आगे, तो इसमें 5वें में ही ये बदल जाएगा। तो परिभाषा दोस्तों इतनी लंबी लिखवा दी मैंने, इसको देखिए शॉर्ट कर देते हैं हम। क्या कहा मैंने कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ, वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा होता है, 1 नंबर मान लीजिए, के साथ प्लस कौन सा, सहघोष वर्ण होंगे, उसमें से 5वां छोड़कर, यानी लिख दीजिए 5वां छोड़कर, 5वां छोड़कर, ओ तो ये अगर योग हो तो इसमें कौन सी में बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा। ये नियम हो गया दोस्तों, इतना सा ही। अब आप ये सोचते हो कि सहघोष कौन से होते हैं, तो सहघोष के बारे में हमने दोस्तों बात कर ली थी। मैंने आपको एक सूत्र बताया था अघोष के बारे में कि 1 2 13, या समझ लीजिए इसको ऐसे लिख दीजिए 13 अघोष। ये कौन से हो गए अपने, 1 2 13 कौन से हो गए, अघोष। 1 2 का मतलब पहला दूसरा, पहला दूसरा कौन सा हो गया, क और ख। और पांचों लाइनें में अगर हम देखेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 5 के बराबर कितने हो गए, 10। क्यों कैसे होंगे, देखिए क हो गया, फिर छ, फिर ट, फिर त, थ, और फिर प और फ। कितने हो गए सारे के सारे, 10 हुए कि नहीं। पहला और दूसरा वर्ण बताया मैंने आपको, तो पहला और दूसरा वर्ण मिलके कितने हो गए, 10। और 3 कौन से हो गए, स और स, 3 और जोड़ दिए इसमें, तो 10 और 3 कितने हो गए, 13। ये क्या हो गए, अघोष। बाकी जो शेष रह गए वो क्या हो गए, सहघोष। बाकी क्या हो गए, सहघोष। तो 5वां कौन से में आ गया, ये सहघोष में आ गया, क्योंकि इसमें तो 1 या 2 आ रहे हैं, तो सहघोष में आ गया। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 5वां छोड़ दिया है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि सहघोष और अघोष कौन से होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 5वें को छोड़कर, तो 5वां छोड़ देते हैं। अब देखिए उदाहरण देखिए इसका कि सहघोष 1 प्लस सहघोष, या पहला वर्ण प्लस क्या हो गया, सहघोष। इतनी परिभाषा समझ में आ गया। कि उदाहरण देखते हैं हम कि वर्ग का प्रथम वर्ण, अगर प्रथम वर्ण यहां पर पहला वर्ग में प्रथम वर्ण यानी 1 नंबर हो, या फिर क
है इनमें से अगर हो और एनी वर्ग इसके बाद में अगर सहघोष वर्ण आता है, सहघोष आता है तो कौन सा हो जाता है, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। जैसे उदाहरण देखिए दोस्तों, वागजाल, वाग प्लस जाल क्या हो जाएगा, हमने क्या पढ़ा है इसमें, प्लस कै प्लस जाल, सीधा का सीधा इसको लिख देता हूं। यहां पर क्या बताया मैंने कि ये कौन से में बदल जाएगा, यहां पर ये पहला वर्ण है तो कौन से हो जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा, प्लस जाल। अलंत है ये तो ये भी क्या हो गया, हलंत हो गया, वाग जाल। या फिर हलंत हम लिखते हैं तो खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। तो दोस्तों क्या शब्द बन गया, वागजाल, वागदान, ये शब्द इनसे बनते हैं। तो इसमें क्या बताया, वो पांचवें को छोड़कर लिख दिया जाता है। जैसे देखिए दिगंबर है, वागीश है, और देखिए दिगंबर, दिगंबर। अब यहां पर देखिए पूरा आ रहा, कैसे आ रहा है, देखिए दिक प्लस अंबर, देखिए दिया गया। फिर ये कै प्रथम वर्ण है, प्लस ए, प्लस फिर क्या हो गया, मैं हलंत है, फिर बै, फिर रह हो गया। अब यहां पर अपने को क्या करना है, यहां पर आगे देखिए एगोस आ रहा है, सहघोष आ रहा है, क्योंकि सभी स्वर सहघोष होते हैं। इसमें देखिए सहघोष कौन कौन से थे, मैंने बता दिया आपको कि उनको छोड़कर सहघोष होते हैं। इसमें कौन से हो गए, जैसे एक दो तो हमने निकाल लिया था, फिर तीसरा, चौथा और पांचवा, तो हमने पांचवें को छोड़ दिया। फिर ये रलवा आ गए सारे के सारे, और है आ गया, और सभी क्या आ गए, स्वर भी क्या होते हैं, सहघोष होते हैं। ये रलवा है और सभी स्वर, और वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। तो हमने क्या बताया था अभी कि योग कै का क्या हो जाएगा, गे प्लस ए प्लस मैं प्लस बै और योग रे। तो क्या हो जाएगा यहां पर, दी, ये गे है, हलंत है ये, तो इसमें ए जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। और मैं आधा है इसमें, और क्या शब्द बन गया, दिगंबर शब्द बन गया इस तरह से। फिर आगे देखिए आप, एक शब्द आता अपने पास में सत्य प्लस आनंद। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, स योग तय योग आनंद, वही बात इसमें। तो इसका क्या बनाया हमने, अपने ही वर्ग के, तो इसका वर्ग क्या होगा, तय थे दे, तीसरा क्या हो गया, दे, ये क्या हो गया, प्लस आनंद। तो ये इसमें मिल जाएगा, स और दे पूरा हो जाएगा, ये आ की मात्रा यहाँ पर लग जाएगी, और क्या हो जाएगा, सदानंद। ये शब्द अपने पास में आ जाएगा। इसके बाद देखिए फिर अगला है भगवत गीता, भगवत प्लस गीता। तो यहां पर क्या होगा, ऐसे कैसे लिख देते हैं इसको, बैग है वह प्लस ये तय हलंत है, और आगे क्या है, गीता। ये भी एगोस है, ये सहघोष है, कि तीसरा वर्ण आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या बन जाएगा, तीसरा क्या हो गया, दे। तो क्या बन गया दोस्तों, बैग वे दे और गीता, क्या बन गया, भगवत गीता। ये हलंत है यहाँ पर, भगवत गीता। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। तो दोस्तों अभी तक इतना ही, और फिर अगले वीडियो में मैं इनके उदाहरण लूंगा, और ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर प्रथम वर्ग के, ये वर्ग के प्रथम अक्षर के साथ में, प्रथम वर्ण के साथ में अगर पांचवा आ जाए तो यहाँ पर क्या करना होगा, और दूसरा है तो फिर क्या परिवर्तन होगा यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं कल, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।